Assalamu alaikum dear students. So in today's lecture we will discuss about the resistance, resistivity and conductivity. आप लोग ये तमाम टर्मिनोलॉजीज को पहले पढ़ते आ रहे हो, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इसमें। तो आज के लेक्चर को सुनने के बाद और थोड़ा सा जो मज़ीद आप लोगों ने ख़ुद पढ़ना है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क है, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस में क्या फ़र्क है, क्या चीज़ इनमें कॉमन है और क्या चीज़ इसमें अपोजिट है। इसका मुकम्मल कॉन्सेप्ट आपने लेना है आज के लेक्चर के बाद। सो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर को। जो पहली पॉइंट है इस लेक्चर का, इफ़ वी कनेक्ट अ बैटरी विद द एंड्स ऑफ द कॉपर वायर एंड वुड, वी फाइंड दैट द करंट पासिस थ्रू द कॉपर बट कैन नॉट पास थ्रू वुड। अब इस तरह करना है कि हमने एक सर्किट बनाया। इस सर्किट में क्या किया, बेसिकली मैंने बैटरी ली और उसको ये जो पॉइंट्स दो बनाए हुए हैं मैंने, ये वाला और ये वाला पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी, इसके दरमियान में कॉपर की वायर लगा दी। कॉपर की वायर लगाई तो ये जो बल्ब है, ये बल्ब ग्लो करने लगा। इट मीन्स यहाँ से करंट गुजर रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसको ये पॉइंट्स के दरमियान में वुड लगा दूँ, लकड़ी है, लकड़ी के अलावा मैं प्लास्टिक लगा सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ इंसुलेटर वगैरह लगा दूँ, तो हम देखूँगा कि ये जो बल्ब है, ये बल्ब द बल्ब इज़ डेड, इसमें कोई रोशनी नहीं है। इट इज़ इंडिकेटिंग दैट देयर इज़ नो करंट इन द सर्किट। तो फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कॉपर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, कॉपर करंट को पास करता है, अलाउ करता है, लेकिन वुड नहीं करती, यानी कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का एक कॉन्सेप्ट है। द सेकेंड पॉइंट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल दैट लेट करंट पास थ्रू इट इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या चीज़ है? किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो करंट को अपने से गुजरने देता है। दूसरी बात, द एक्सटेंट टू विच द करंट पासिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट कंडक्टिविटीज़। अब कितना करंट पास होगा किसी कंडक्टर से, ये भी डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स में भी कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिसमें से करंट बहुत अच्छा पास हो सकता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें से इतना अच्छा पास नहीं होता। तो सारे का सारा जो डिपेंड है वो करता है मटेरियल पे। कंडक्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। हर मटेरियल की अपनी अपनी एबिलिटी होती है कि कितना करंट वो पास होने देता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द मटेरियल्स दैट करंट कैन ईजिली पास थ्रू आर कॉल्ड कंडक्टर्स, एंड दोज मटेरियल्स जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता, मटेरियल्स करंट कैन नॉट पास थ्रू आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। जिसमें से बिल्कुल भी करंट पास नहीं होता वो इंसुलेटर होगा। और तीसरे नंबर पे वो मटेरियल्स आ जाते हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को पास करने की इजाज़तनामा या करंट के फ्लो करने की एबिलिटी कंडक्टर से तो कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। दीज आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। आप लोग बेसिक फिज़िक्स की जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें ये चीज़ पढ़ चुके हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द प्रॉपर्टी विच डज नॉट अलाउ द करंट पास थ्रू एनी मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। द प्रॉपर्टी विच क्या बोलते हैं, द प्रॉपर्टी विच डज नॉट अलाउ द करंट पास थ्रू एनी मटेरियल, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से करंट को रुकावट पैदा होती है, करंट कोई भी मटेरियल करंट को पास नहीं होने देता, उसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट हैम्पर्स द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। हैम्पर्स मतलब रोकना, हैम्पर हो गया, स्टॉपेज हो गई। इसके अलावा एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं हिंड्रेंस। हिंडर, उसको अपने हिंडर भी इसी मतलब में यूज़ होता है कि करंट को रोकता है। हायर द रेजिस्टेंस लोअर विल बी द कंडक्टेंस। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हायर विल बी द रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस किसी
मटेरियल का ज़्यादा है तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, उसकी कंडक्टेंस कम होगी। रेजिस्टेंस ज़्यादा, कंडक्टेंस कम। यानी कि अगर आप हम देखते हैं कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी। उसकी रेजिस्टिविटी कम है, इसी वजह ही से तो कॉपर में से करंट पास हो रहा है। सिमिलरली प्लास्टिक की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम कंडक्टेंस होगी उसमें। और दूसरा पॉइंट है, लोअर द रेजिस्टेंस हायर विल बी द कंडक्टेंस। अब मैथमेटिकली अगर आप इसको देख लो, रेजिस्टेंस की जो इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, V इज इक्वल टू आई आर, दैट वी विल डिस्कस इन आवर ओम्स लॉ। V इक्वल्स आई आर से आपके पास आर आता है V बाई आई, यानी कि वोल्ट्स पर एम्पेयर, जिसको आप बोलते हो ओम। तो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या बन गया? रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है, रेशो है। द रेशो बिटवीन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V and the current which flows through the conductor is constant and called resistance. रेजिस्टेंस के साथ ताल्लुक आपका बन चुका था जब आप लोगों ने फर्स्ट टाइम इसको मैट्रिक में पढ़ा। रेजिस्टेंस है किसी भी मटेरियल में से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उसको आगे से मज़ाहमत होती है ड्यू टू द कोलिशंस विद अदर आयंस, विद अदर एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स। अब जिसको नेक्स्ट पॉइंट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स एंड आयंस ऑफ द कंडक्टर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये रेजिस्टेंस की बुनियाद क्या है, क्यों रेजिस्टेंस होता है? रेजिस्टेंस होता है ड्यू टू कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली इसको समझने के लिए आप लोगों को पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज़ मेटेलिक बॉन्ड। जो मेटल्स होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, पहले भी इस पे बात की थी हमने, वो किसी एक एटम के साथ जुड़ के नहीं रह सकता, वो एटम को छोड़ के चला जाता है इंटर एटॉमिक स्पेस में। जैसे ही इस न्यूट्रल एटम पे जिससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया, उस पे आया पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से, तो ये नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स जो भी इसके इधर उधर होते हैं उसको फ़ौरन ही अट्रैक्ट करता है, अपने आप को न्यूट्रलाइज करता है। थोड़ी देर के लिए वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इधर और फिर उसके बाद वो छोड़ के चला जाएगा, ये आयन बनेगा और फ़ौरन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा। तो ये आयन का बनना और दूसरे नियर बाय इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना मेटल्स के अंदर ये लगा रहता है। इसकी वजह से इंटर एटॉमिक स्पेसेस में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब उनको हम पोटेंशियल डिफरेंस दें, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए असर उन पर फोर्स लगती है, F इज इक्वल टू EQ, जिसको हमने कल डिस्कस किया, और वो फोर्स उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने पे मजबूर करती है। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन का मूव करना हम कहते हैं वो करंट बन गया। तो अब रेजिस्टेंस कहाँ पे इसमें रोल प्ले करती है? जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे एटम्स के साथ जो न्यूट्रल एटम्स हैं, और आयंस, वो आयंस जो एक एक इलेक्ट्रॉन या एक या दो, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर चुकी हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और साथ इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसको किसी के ऊपर से जाना है, किसी के नीचे से जाना है, साइड से जाना है, लेफ्ट से जाना है, राइट से जाना है, तो उस रास्ते बनाने के लिए वो उनके साथ कोलिजन करेगा, और इस कोलिजन के नतीजे में वो जो उसकी स्पीड होगी वो कम होगी, उसको एक मज़ाहमत का सामना करने पड़ेगा। इस मज़ाहमत को हम कहते हैं दिस इज रेजिस्टेंस। नाउ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी seem the same, but technically speaking both have different concepts. अब यहाँ तक बात करते हुए मैंने खुद भी आपको बताया था पहले स्टार्ट में, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन टेक्निकली अगर उसको देखा जाए तो उसमें बड़ा डिफरेंस है। अब रेजिस्टेंस इज़ अ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल एंड इज़ अ रेशो ऑफ V एंड I। ओम्स लॉ में जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं किसी भी कंडक्टर के थ्रू, तो उसके नतीजे में, पोटेंशियल के नतीजे में करंट पैदा होता है। जितनी ज़्यादा
वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे, जितनी ज़्यादा हम पोटेंशियल देंगे करंट भी उसकी उतना ही होगा। लेकिन ये जो रेशो होता है करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्टेज एंड करंट का जो रेशो है, इस रेशो को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, और ये कांस्टेंट होता है। रेजिस्टिविटी आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी है, आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा होगा। इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। अब रेजिस्टिविटी जो है वो हर मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इसमें थोड़ा सा मैं इस सेंटेंस को थोड़ा ठीक कर लो। मटेरियल की प्रॉपर्टी तो है, क्योंकि ये सेंटेंस उस तरह का वो आइडिया क्लियर नहीं कर रहा। मटेरियल की प्रॉपर्टी है, लेकिन हर मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। कॉपर की रेजिस्टिविटी कुछ और है, आयरन की कुछ और है। ये एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। अब मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर बाद। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब ये आपने उसकी डेफिनेशन ले ली, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये इक्वेशन थी, यहाँ से हमारे पास रो की वैल्यू निकल आई। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया, दिस इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी के लिए एक और इक्वेशन है, रो इज इक्वल टू ई बाई जे। रो इज इक्वल टू ई बाई जे को अभी हम आगे जाके मैं ये भी करता हूँ, प्रूफ भी करता हूँ इसको। ई इज इक्वल टू, अब इसमें ई जो है आपके पास V बाई एम, और J इज इक्वल टू, अब ये E का आपके पास आ गए यूनिट्स, वोल्ट पर मीटर यूनिट्स है, J की यूनिट्स हैं एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। तो रो की यूनिट्स बन जाएंगे वोल्ट पर एम्पेयर मीटर, और वोल्ट पर एम्पेयर हमने देखा था ये बन गया था ओहम। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट बन गया ओहम मीटर। इसको थोड़ा सा खुद भी सॉल्व कर लेना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब रो इज इक्वल टू ई बाई जे, ये आपको ये बताती है कि ई की वैल्यू क्या बन जाएगी, ई विल बी इक्वल टू रो जे। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रो इज इक्वल टू, ये जो ऊपर अपनी इक्वेशन पड़ी, ई इज इक्वल टू रो जे या रो इज इक्वल टू ई बाई जे, ये इक्वेशन हर वक्त और हर कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके लिए ख़ास अपने ये देखना है कंडीशन कौन सी है। दिस इज ओनली वैलिड फॉर द आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। आइसोट्रोपिक मटेरियल्स कौन से मटेरियल्स होते हैं? आइसोट्रोपिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं जिसमें जो कंडक्टिविटी होती है या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल की, वो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होती। जिस तरह आपके पास डिफरेंट लेट्स सपोज कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स लेफ़्ट टू राइट भी फ्लो कर सकता है और राइट से लेफ़्ट भी फ्लो कर सकता है, अप भी फ्लो कर सकता है, डाउन भी फ्लो कर सकता है। तो अब आइसोट्रोपिक मटेरियल कौन से होते हैं? आइसोट्रोपिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स whose electrical properties are same in all direction in the body of the conductor। कंडक्टर की बॉडी है, यानी कि एक तार है, उसमें हर डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से भी हम उसमें अगर ट्रेवल करें, अब लेट सपोज अपने आप छोटा सा इलेक्ट्रॉन बना दो और तार के एक एंड से दूसरे एंड तक आप इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करो तार के अंदर, तो जिस तरह की आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, बिल्कुल उसी तरह की आपको मिलेंगी जब आप वापस आओगी फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होती, उसको हम कहते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। और ऐसे मटेरियल में हम ये वाला लगा सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा। द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल रिप्रेजेंट्स द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टिविटी क्या शो करती है? रेजिस्टिविटी आपको देती है रुकावट जो करंट को मिलती है। ऑन द अदर हैंड, अब कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी ऑन द अदर हैंड इज द ईज विद विच करंट कैन पास थ्रू द मटेरियल। दिस पॉइंट वेरी कंसेप्चुअल। रेजिस्टिविटी है बेसिकली जो उसको रुकावट का सामना करना पड़ता है, जो उसके साथ मसला होता है करंट को जब वो पास होता है किसी कंडक्टर से। और दूसरे नंबर पे जो
कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी उसकी वो आसानी है जिसके थ्रू वो जा सकता है, हिंड्रेंस और ईज। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसको ये देख लेते हैं कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। कंडक्टिविटी क्या चीज़ है? कंडक्टिविटी होगी, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद सिग्मा, और सिग्मा जो है ये 1/ρ, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हमने कहा था रो, कंडक्टिविटी को हम कहेंगे सिग्मा। जिस मटेरियल की, वो जो पहले हमने बात की थी, कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस उतना कम होगा, उसकी रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी। जितना ज़्यादा सिग्मा होगा रो की वैल्यू उतनी कम होगी। और अगर इस तरह से भी इसको देख सकते हैं, रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा। अब इसकी जो यूनिट्स बनेंगे, यूनिट्स बन जाएंगे इसके जस्ट लाइक, अगर हम इसमें पुट करते हैं ये वाला, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ओहम मीटर। रो की जो वैल्यू है वो है ओहम मीटर, सिग्मा आ जाएगा 1/ओहम मीटर, ये आ जाएगा ओहम मीटर इनवर्स। अब हमारे पास जो मेन इक्वेशन निकली थी, E इज इक्वल टू ई इक्वल्स रो जे। अब अगर इसमें रो की जगह मैं 1/सिग्मा पुट कर दूं तो E इज इक्वल टू J/सिग्मा आ जाएगा, या J इज इक्वल टू सिग्मा E। तो J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये बन जाएगी इक्वेशन। तो ये उसकी कुछ मैथमेटिकल टर्म ये थी। Resistivity is a constant for every material. Knowing the resistivity, we can find the resistance of a sample of material. अब जो resistivity है ये constant value है कॉपर की, चाहे उसकी अगर वो प्योर कॉपर की जो resistivity अमेरिका में है वही resistivity पाकिस्तान में होगी। अगर टुकड़ा है आपके पास 1 सेंटीमीटर का तो उसकी भी उतनी resistivity है जितनी पूरी यहाँ से लेकर और तरबेला तक एक वायर बिछा दो कॉपर की, उसकी भी रेजिस्टिविटी की सेम वैल्यू होती है। अब जो चीज़ डिफरेंट है वो है रेजिस्टेंस की। लेट सपोज मेरे पास एक वायर है, 1 मीटर की है तो उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, 15 मीटर की है तो उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा। अगर मुझे रेजिस्टिविटी की वैल्यू पता चल जाए, रेजिस्टिविटी की वैल्यू अगर मुझे पता है तो मैं रेजिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ जो हर सैंपल का अपना अपना होगा। अगेन आई रिपीट दिस थिंग, रेजिस्टिविटी की वैल्यू हर मटेरियल की अपनी अपनी है, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। और जो रेजिस्टेंस है वो डेफिनेटली साइज, शेप, उसकी लेंथ, उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड ज़रूर करता है। सो अगर आपको रेजिस्टिविटी का पता है तो आप रेजिस्टेंस ऑफ एनी शेप, एनी साइज, एनी डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर यू कैन फाइंड इट ईजीली। Now a bit mathematical portion. The E is equal to dV by dr. ये इक्वेशन हमने देखी थी पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट में लेट सपोज अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L लेंथ है, तो dr जो है वो बन जाएगी R, और R की जगह L, V by L आ जाएगा। E is equal to V by L if D is equal to L। J इज इक्वल टू, J को हमने पढ़ा था पहले, कल की वैल्यू में आपने देखा था, J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। अब रो इज इक्वल टू E बाई J आ गया। अब ये इक्वेशन आपको क्या बताएगी, E की जगह मैंने लिख ली ये वाली इक्वेशन, E आ गया यहाँ से और J की वैल्यू आ गई इधर नीचे, तो ये बन गया V बाई L A/I। अब अगर V बाई I जो है ये क्या बनता है, ये बनता है रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू IR से। तो रो इज इक्वल टू R A बाई L। ये इक्वेशन आप लोगों ने FSC में पढ़ी थी। अब इस इक्वेशन से आ गई आपके पास ये E और J वाली इक्वेशन रो। तो ये बेसिकली आप देखोगे कि ये है ओहम्स लॉ। इसको आप लोगों ने खुद स्टडी करना है, और ये मैं आज आपको एक असाइनमेंट बना के देता हूँ, ओहम्स लॉ को देख लेना। बेसिकली है यही चीज़। अब जो उसकी नेक्स्ट चीज़ें हैं वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा आपको। माइक्रोस्कोपिक
एंड मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये वो चीज़ है जो आपके BS लेवल की है। इससे पहले जो हमने बातें की हैं वो सारी मैट्रिक और FSC वाली बात है। यहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है चीज़ कि क्या है माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़। V इज इक्वल टू IR, आप जानते हो ओहम्स लॉ। इस ओहम्स लॉ में जो क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं दीज आर V, I एंड R आर मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ ऑफ द मटेरियल। ये है मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ एंड जनरली डिपेंड ऑन द डायमेंशन, ज्योमेट्री, साइज, शेप ऑफ द मटेरियल। VIR, जिस तरह रेजिस्टेंस को आपने देखा, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, जितना एरिया उसका ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। उसकी ज्योमेट्री को भी देख लो, एक वायर है दूसरी साइड पे कॉयल बना दी, वायर का रेजिस्टेंस कुछ और होगा, कॉयल का रेजिस्टेंस और होगा, शेप साइज़ वगैरह पे डिपेंड कर रहा है। डेफिनेटली जो करंट फ्लो करता है, करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर, इट डिपेंड्स ऑन आर रेजिस्टेंस, साइज, शेप, डायमेंशन डिपेंडेंट है तो करंट भी साइज शेप के डिपेंड करता है। और V आपको अच्छी तरह पता है, ये भी माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ है। द करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़, अब इन्हीं के बाद ये जो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ आ गई हैं वो कौन सी होंगी? माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ आ गई वो है E, J एंड रो। अब ये माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ V की करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है E, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये इन दोनों का रिलेशन आपको मिलता है कहाँ पे? पोटेंशियल ग्रेडियंट में। I और J करंट, सिंपल करंट जिसको आप 9th क्लास में पढ़ते थे, FSC में पढ़ा है, और J को आप पढ़ रहे हो। करंट मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी और J माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। सिमिलरली रेजिस्टेंस जिसको आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वो है मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी एंड इसकी करस्पॉन्डिंग जो माइक्रोस्कोपिक है वो है रो, जो अभी आपने पढ़ा रेजिस्टिविटी। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर होगा। नाउ वी मूव फर्दर। वी हैव वैल्यूज एट एवरी पॉइंट इन द बॉडी। द वैल्यूज ऑफ दीज क्वांटिटीज आर माइक्रोस्कोपिक, डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। अब ये माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी जो है इसकी वैल्यू पूरे कंडक्टर में हर पॉइंट पे अलग अलग होगी, और जो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है उसकी एक ही वैल्यू आ जाती है। जिस तरह आपके पास एक वायर है ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर, इस 1 सेंटीमीटर के पास आपके पास एक एवोमीटर होता है, डिजिटल मल्टीमीटर्स हैं, उसमें आपके पास रेजिस्टेंस भी आप फाइंड कर सकते हो, उसमें करंट भी फाइंड कर सकते हो, और उसका रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, तीनों चीज़ें आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अब उस वायर का मैंने रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, तो वो रेजिस्टेंस उसकी पूरी वायर का है। अब माइक्रोस्कोपिकली चले जाएं, अगर उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर हर एटम की जो पोजीशन है उस जगह पे फ्लो करता हुआ इलेक्ट्रॉन अलग अलग रेजिस्टेंस इनकाउंटर करेगा, तो वो जो रेजिस्टिविटी है वो आपको बता रही है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हर इंडिविजुअल क्रिस्टल लेटस में जो मौजूद हैं पार्टिकल्स, वहाँ पे क्या चक्कर है, और ओवरऑल जो होता है वो आप मेजर कर लेते हो। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाली बात मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको। अब इसमें जो हमारे पास इक्वेशंस आ जाती हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस जो लिंक करती हैं मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ और माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ को, तो ये पहली इक्वेशन आ गई, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट DA। ये बेसिकली वो इक्वेशन जो कल आपने पढ़ी थी, J इज इक्वल टू J इक्वल्स I बाई A। इसको हमने लिख लिया इंटीग्रेशन की फॉर्म में, तो वो ये आ गई आपके पास। अब इसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या बनती है? दूसरी इक्वेशन बनती है V इज इक्वल टू EDS। ये आई कहाँ से? ये आती है, ये आई है पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली इक्वेशन, E इज इक्वल टू E इक्वल्स DV बाई DR। ये वो इक्वेशन है, वहाँ से आई। अब R की जो इक्वेशन है, यू नो बेटर, R इज सिंपली द रेशो ऑफ V एंड I। V की इक्वेशन ये पड़ी है, I की इक्वेशन ये पड़ी है, तो इसको अगर आप यहाँ पे रख दें और इसको सॉल्व करें, सॉल्व करना इजी है। अब लेट सपोज इसकी जो DS है वो L है और
ए जो है वो एरिया इसका ए है, डी एस आपके पास आ गया एल, लेंथ टोटल। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस की ये वैल्यू निकलेगी आर इज इक्वल टू ई एल बाई जे ए। अब इसको मैंने अगर ये टोटल क्या आता है, ई बाई जे आपको देता है रो, तो आर की वैल्यू आ गई रो एल बाई ए। ये वही इक्वेशन निकल आई जो अब हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी पोटेंशियल ग्रेडियंट और ओहम्स लॉ से। ये वाला जो सिस्टम हुआ पड़ा है बेसिकली ये सारा सिस्टम है दो इक्वेशंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट और ओहम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। वहाँ से भी आप निकाल सकते हो, इसको निकालने की कोशिश करो। आप इस तरह करो, दिस इज योर होम असाइनमेंट कि ये देख लो, v इज इक्वल टू आई आर और v इज इक्वल टू ई डी, दोनों को कंपेयर कर लो। आई आर इज इक्वल टू ई डी। अब इसमें देखो r की वैल्यू क्या है, i इज इक्वल टू नहीं, v की वैल्यू i इक्वल्स, एक सेकेंड, अच्छा इसको खुद ट्राई करो तो ये आपके पास यहाँ से भी वही वैल्यू निकलेगी। अब मैं इस लिखना थोड़ा मसला हो रहा है इस पर, तो इसको आप खुद ट्राई कर लेना। ओहम्स लॉ और पोटेंशियल ग्रेडियंट इनको आपस में कंपेयर करो, ये इक्वेशन आएगी। और ये इक्वेशन फिर आपने यहाँ जब उसको माइक्रोस्कोपिकली हमने देखा तो फिर उससे भी सेम इक्वेशन आ गई आपके पास। अब यहाँ से क्या आपके पास रिजल्ट निकलते हैं, द रिजल्ट इज कि इफ़ द कंडक्टर इज लॉन्ग द सेल ऑफ सिलेंडर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ लेंथ एल देन ए बी, बस इसी को सॉल्व करने की बारे में बात है, खुद पढ़ लेना इसको। नाउ द मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़, अब जो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ हैं आई वी एंड आर द प्राइमरी इंटरेस्ट as we can measure it with the measuring instruments। जो मैंने आपको सिंपल कहा था, जो एवोमीटर है जो एवोमीटर की वैल्यू है, एवोमीटर आपको ये सारी चीज़ें मेजर कर सकता है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो पूरी क्रिस्टल लेटस में जो एटम्स आयंस जो जुड़े हुए हैं, वो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, वो उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है उस एटम की अपने इर्द गिर्द में, तो माइक्रोस्कोपिक वो आप बाहर से मेजर नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम मैक्रोस्कोपिक वैल्यू को मेजर करते हैं वी आई और आर में, तो उसकी करस्पॉन्डिंग ई जे और रो की जो वैल्यू है इसको हम मेजर करते हैं, क्योंकि ये है बिहेवियर ऑफ द मटेरियल एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो माइक्रोस्कोपिक को कहाँ से मेजर करते हैं हम, इनडायरेक्टली बाय मेजरिंग दीज वैल्यूज ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़। अब microscopic quantities E, J and rho are important when we try to understand the fundamental behavior of the matter rather a particular sample of the material। और लास्ट फाइनली जो इसमें पॉइंट है वो ये आता है कि माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी जो है वो बिहेवियर ऑफ मटेरियल आपको बताएगी। आयरन है, आयरन कैसे बिहेव करता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और जो मैक्रोस्कोपिक है वो हर सैंपल की अपनी अपनी होगी। आप एक तार लो, उसके डिफरेंट टुकड़े काटो, हर टुकड़े की लेंथ अपनी है तो उसकी रेजिस्टेंस भी अपना अपना होगा, लेकिन रेजिस्टिविटी हर जगह एक जैसी है। सो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, सो इसको बस आधे घंटे तक ही सम अप करते हैं। ओहम्स लॉ जो है इसके बारे में मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ और वो आपने करना है। ओहम्स लॉ यही था, ये जो मैंने आपको बता दिया, रिलेशनशिप V इज इक्वल टू आई आर है। अब इसके जो करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्कोपिक वैल्यूज़ हैं, अब माइक्रोस्कोपिक वैल्यूज़ मैंने आपको इन डिटेल्स समझा दी। अब इसका जो रिलेशन होगा वो होगा ओहम्स लॉ इन
माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। तो ये आपकी असाइनमेंट है, 3 दिन के लेक्चर हो गए हैं और इसको अब कुछ जो पड़ा हुआ है तो उसकी मैं असाइनमेंट बना के अपलोड कर लेता हूँ। असाइनमेंट की टाइमिंग का ख्याल ज़रूर रखना और वो जो जिस तरह तरीका है वो भी, उसकी भी मैं कोई वॉइस नोट वगैरह आपको कर दूँगा। ओके जी, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।